हेलो नमस्कार, मेरा नाम अनिल चक्रवर्ती। कक्षा 12 के सिलेबस में नेक्स्ट डे में चल रहे हैं हम, डे 69 में। और बायो सावर्ट लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन हम करने हैं। 2 एप्लीकेशन हमने कर लिए थे, जिसके अंदर डे 68 में और डे 67 में हमने बात कर ली थी 2 एप्लीकेशन के बारे में। एक हमने लिया था सीधे तार के कारण, दूसरा लिया था वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब तीसरा पार्ट है, इसके 3 पार्ट है, बस ये लास्ट है इसका, कि नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आगे। ये वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली कहते हैं, पाश कहते हैं, लूप कहते हैं। उनकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है एट द एक्सिस ऑफ कॉइल या एक्सिस ऑफ लूप कहते हैं। देखो वैसे कुंडली और लूप में पास में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जब अक्ष की बात करेंगे, अक्ष की कभी बात करेंगे, अक्ष क्या होती है, अक्ष की बात करेंगे तो दोनों के लिए सेम बात है। अब पहले तो कुंडली और पास में डिफरेंस क्या है, वैसे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है दोनों का। इसका मतलब दोनों के लिए अगर एग्जाम में दे दिया जाए बुक्स में, जैसे कुंडली लिख देते हैं, एनसीईआरटी बुक में आपको इसको पास या लूप लिखा हुआ मिलेगा, तो अक्ष पर जब याद करना हो तो कुंडली कहते हैं, उसके लिए भी वही बात है, लूप कहते हैं उसके लिए, यानी पास कहते हैं। लूप और पास एक ही होता है, लूप इंग्लिश वर्ड है, पास हिंदी वर्ड है, लूप को ही हिंदी में लिख देते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या है, अगर एक कोई वायर है, जैसे मान लो ये वायर है मेरे पास, इसको अपने इस तरह से मोड़ दें, फोल्ड कर दें, तो ये है कुंडली, ये हो गई एक वृत्ताकार कुंडली। इसके सेंटर पर आपने याद कर लिया। अक्ष क्या होती है, इसकी सेंटर से गुजरने वाली रेखा, इसके सेंटर से इधर कितना भी चले जाए हम, और दूसरा इधर कितना भी चले जाए, वो क्या होगी, वो इसकी अक्ष कहलाएगी। पहली बात, एक बात तो ये आ गई। तो हमें सेंटर पे तो हम याद करते हैं, सेंटर पे नहीं करना, हमें सेंटर से दूर करना है, तो उसको हम सोल्व करेंगे। अब दूसरी बात आती है पास लूप। लूप क्या होता है, अगर इसको बीच का जो पार्ट है खाली दिखाई दे रहा है, इस पर भी मटेरियल लगा हो, जैसे एज अ प्लेट कह सकते हैं हम, प्लेट स्टील की जो प्लेट होती है थाली, इसमें हम खाना खाते हैं, वो उसको अगर देखें तो अंदर से पूरा जो पार्ट है वो कंप्लीट मटेरियल से है, तो वो क्या होती है, वो लूप होती है। तो उसके भी, उसका भी सेंटर होगा और उसकी भी एक्सिस लाइन क्या होगी, जो उसके सेंटर से जाएगी वही उसकी एक्सिस लाइन होगी। तो उस पे सोल्व करेंगे तो भी रिजल्ट वही आएंगे, कॉइल के लिए सोल्व करेंगे तो भी रिजल्ट वही आएंगे। इसलिए कॉइल लिख दें या लूप लिख दें, दोनों के लिए एक ही रिजल्ट रहेंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई कॉइल है अपने पास, कुंडली है वृत्ताकार, ये हमने मान ली वृत्ताकार कुंडली, धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, ये यहां से मान लो करंट देने के लिए हमने पार्ट छोड़ रखा है, इसमें आई करंट प्रवाहित हो रहा है। इसकी जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं ए है। ये ऐसे है, ऐसे नहीं कि ये वृत्त में बड़ा है, ये वृत्त ही है, लेकिन जब हम किसी कॉइल को, किसी कुंडली का भी एग्जांपल लिया, जैसे ये है, इसको अगर हम ऐसे रखेंगे और इधर से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो हमें वो ऐसे ही दिखाई देगी। ठीक है, वृत्त है, इसको इधर से देखोगे तो पूरा दिखाई देगा, और इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे बनाएंगे, तो अब देखेंगे परपेंडिकुलर तो इस तरह से दिखाई देगा। है ये वृत्ताकार पार्ट। थर्ड टाइप और है इसके अंदर, ये ए है, ये भी ए है, इधर देखिए, बात कर ली हमने कि वृत्त है। इसकी एक्सिस लाइन क्या होगी, इधर ले लें चाहे इधर ले लें, दोनों तरफ कोई भी डायरेक्शन जो हम ले सकते हैं एक्सिस होगी उसकी। तो एक्सिस लाइन की डेफिनेशन क्या है, किसी भी कॉइल की कुंडली के सेंटर से, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष उसकी अक्षीय रेखा या अक्ष कहलाती है। यहां पर तो बिंदु P मान लेते हैं हम, ये बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है, या फिर B की वैल्यू सोल्व करनी है। ये जो डिस्टेंस है वो x है, x एक्स पर इसलिए x हमने मान लिया। अब इसमें वही बायो सावर्ट का एप्लीकेशन है, तो बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे और फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। थोड़ा ध्यान से आप इसे देख लें। कंसीडर क्या किया हमने, आप इस बात को लिख सकते हैं क्या, माना एक त्रिज्या कोई वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित की गई है, इसके केंद्र से x, इसकी अक्ष पर x दूरी पर बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। अब करने के लिए क्या करते हैं, हम अल्पांश लेते हैं, हमने ये अल्पांश ले लिया, ये अल्पांश ले लिया, dl
डीएल की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ, डीएल की डायरेक्शन सतह, ये अगर कुंडली की बात करें तो कुंडली पर क्या होगी, स्पर्शरेखा खींची गई, जो स्पर्शरेखा वो होगी, और ये इसकी त्रिज्या स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। अब डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से डीएल से डिस्टेंस कौन सी देखनी है, उस बिंदु की जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये वो बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र हमें सोल्व करना है, ये होगी डिस्टेंस इसकी। ये अपने सेंटर पॉइंट को मान ले, ये डिस्टेंस इसकी r है, इस r की वैल्यू आप बता सकते हो। हमें हमारे पास क्या है, x एक्सिस पर जो इसकी डिस्टेंस है वो हमारे पास ज्ञात है, क्योंकि उतनी दूरी पर हमें ज्ञात करना है इसका मान। त्रिज्या हमें पता है, कुंडली की त्रिज्या जो है वो a है, तो अब r की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसे कोई भी बिंदु दे दे, इस त्रिभुज से क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये अपने को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो जहां हम दूरी का यूज करते हैं μ0/4 आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो r की जगह अपने पास कौन सी वैल्यू रखनी है, x और a नॉन वैल्यू है, ये r नॉन वैल्यू है, तो इसी फॉर्मूले में ही हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, बाद में साथ साथ थोड़ा सा डायग्राम और इंप्रूव करेंगे इसमें। एक इसको तल मान लेते हैं कि ये y है, ये इधर मान लेते हैं z है, और ये जो इधर जो एक्सिस है वो क्या रहेगी, x होगी, यानी ऐसे रखी है, तो इसका मतलब कौन से तल में, ये yz तल में है, yz तल में है, तो x क्या होगी, एक्सिस क्या जो सेंटर होगा वो लंबवत हो जाएगा, लंबवत जाएगा, तो कौन से एक्सिस में जा रहा है, वो x एक्सिस में जा रहा है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। अब देखो बाय सावर्ट्स लो, ये मान लें कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश dl है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी है dv है, तो dv इज इक्वल टू μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, तो sin 90 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए dv इज इक्वल टू μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट इसको, इक्वेशन थोड़ा सा देखना सिंपल है, ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। अब यहां देखें, तो ये जो एंगल है वो मान लेते क्या है, थीटा है। अब इसमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास तल बन गया, yz तल बन गई, y और z तल में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने दोनों बातें कर ली, कॉइल की बात भी कर ली और लूप की बात भी कर ली। तो कोई भी अगर सरफेस है, जैसे प्लेट है, वो एक सतह है, सतह है, तो उसके लिए कितनी एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस में होता है, तो यहाँ हमने कौन सी 2 एक्सिस एज्यूम कर ली, y और z एज्यूम कर ली, x में ही जा रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इस करंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, वो इस तल के लंबवत होगी, तल के लंबवत लेते हैं, तल कौन सा बनेगा, इसका dl और a से जो निर्मित तल है, अल्पांश से निर्मित तल लें, तो इस तल के लंबवत होगी। अब इस तल के लंबवत अगर लें, तो जितना थीटा एंगल पे आ गया, तो इसके डायरेक्शन भी लंबवत पार्ट भी कितने एंगल पे चला जाएगा, थीटा एंगल पे चला जाएगा, यानी इसका जो db पार्ट है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब इसको क्या करें, इसको दो भागों में, दो घटकों में विभाजित कर लें, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। जिस अक्ष के साथ ये कोण बढ़ाएगा वो इसका कौन सा घटक होगा, क्षैतिज घटक होगा, db cos थीटा, और इधर जो इसका घटक आएगा ये क्या आ जाएगा, db sin थीटा, लंबवत घटक आएगा। इसी तरह से देखो, ये हमने तो एक एलिमेंट लिए, स्मॉल एलिमेंट, इसी तरह से एक ही नहीं होगा, ये ऐसे तो कितने होंगे, बहुत से एलिमेंट होंगे, तो सेम जैसे हर एलिमेंट का अपोजिट एलिमेंट होगा, यहाँ dl है तो इसका अपोजिट एलिमेंट dl इधर भी होगा, यहाँ dl है तो उसका अपोजिट एलिमेंट इधर भी होगा, यानी सभी एलिमेंट्स के कारण यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा। कॉमन बात क्या है, हर एलिमेंट का अपोजिट एलिमेंट होगा, यानी उसी दूरी पर, उसी r पर, जिसके लिए ये r है उतनी r पर यहाँ पर भी उसके लिए r की वैल्यू ये रहेगी सेम। अगर लें ये भी dl एलिमेंट है तो उसके लिए भी ये डिस्टेंस रहेगी, ये एंगल रहेगा,
और इसके लिए अगर बात करें तो इसका जो लंबवत पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा, इसकी ये रेडियस नीचे की तरफ ले लेंगे और ये पार्ट आएगा, इसका लंबवत पार्ट थीटा एंगल पे रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डीबी पार्ट। अब इसमें डीबी में भी इसके भी दो घटक हो गए, एक तो ये घटक हो गया क्या, डीबी कोस थीटा। हम केवल एक एलिमेंट ले रहे हैं और उसी के अपोजिट एलिमेंट ले रहे हैं और उनके लिए भी बात कर रहे हैं। ऐसे एलिमेंट बहुत होंगे, सभी के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे। दूसरा इसी का ही कौन सा घटक, डीबी साइन थीटा घटक इधर होगा। अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि डीबी कोस थीटा जो कंपोनेंट है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा 180 डिग्री पर है। यहां से देखें तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब दोनों अपोजिट हो गए, दोनों एलिमेंट बराबर है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, इसलिए दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल होगा। थीटा दोनों का बराबर है, कोस थीटा की वैल्यू भी इक्वल होगी, इसीलिए क्या होगा दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पूर्णतः बैलेंस कर देंगे, इसलिए इनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब बच गया साइन थीटा, तो साइन थीटा दिखाई दे रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए रिजल्टेंट जो अपने को मिलेगा वो कहां से आएगा, ड्यू टू साइन कंपोनेंट, ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस वर्टिकल कंपोनेंट से हमें मिल जाएगी ये बात। तो ये नहीं है कि डीबी साइन थीटा प्लस डीबी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डीबी साइन थीटा, ये नहीं। इसीलिए हमने पहले बात कर ली कि ऐसे एलिमेंट कोई ये दो ही एलिमेंट नहीं है, ऐसे एलिमेंट हर एलिमेंट का अपोजिट एलिमेंट होगा। तो जितने भी एलिमेंट लेंगे हम इसमें जो अल्फाज की बात कर रहे हैं उन सब के कोस घटक एक दूसरे के हमेशा अपोजिट आएंगे, तो वो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और साइन घटक जो है वो हमेशा क्या आएंगे, एक ही डायरेक्शन में आएंगे, इसीलिए उनको क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे और फाइनल वैल्यू जो साइन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमें मिलेगी। तो अब यहां से आप इसकी थ्योरेटिकल बात अगर आ गई है दिक्कत थोड़ी, तो थ्योरेटिकल में आप इसमें लिख सकते हैं कि डीएल और ए के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो है उसको दो घटकों में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करते हैं। क्षैतिज घटक जो है वो इनका डीबी कोस थीटा एक दूसरे के अपोजिट है और ये एक दूसरे को निरस्त कर देता है, जबकि डीबी साइन थीटा घटक जो है वो एक ही दिशा में होने का परिणामी रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा लिख देता हूं, दिक्कत नहीं आएगी। पी पर क्योंकि एक दो बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे कि नोट्स वगैरह भी अपने यहाँ बोर्ड में सारी बात लिख लें, तो उसमें कई दिक्कतें आती हैं। उसमें सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि वीडियो जो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे शुरू में 1 घंटे की वीडियो है, शुरू के 15 वीडियो लगभग 1 से 15 डे के, तो उनकी समस्या क्या थी, उनमें उनको कन्वर्ट करने में 2-2, 3-3 घंटे लगते थे, 3 घंटे, फिर उनको अपलोड करने में 3-3 घंटे लगते, फिर उसके लिए डाटा बहुत ज्यादा चाहिए था, तो एक वीडियो अपलोड करने में पूरा दिन लग जाता था, इतना समय मिल नहीं पाता। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है टाइमिंग की। इसीलिए चाहते हैं कि टाइमिंग जो है वो कम थोड़ा समय का वीडियो बने जिसको अपलोड करने में दिक्कत नहीं हो, आप लोगों को देखने में भी यूट्यूब डाटा आपका ज्यादा खर्च नहीं हो, सर्फिंग आपको ज्यादा नहीं करनी पड़े, इसलिए इजी वे में आप उसे देख सकते हैं। इसलिए जो थ्योरेटिकल मैटर है उसको आप या तो समझ लें, जैसे हमने ये बात कर ली, एक तो ये आप हैबिट डाल ली पूरी फिजिक्स में, आप ही के नजदीक हम पहुंच चुके हैं, सभी में आप क्या हैबिट डाल लें कि जो कंपोनेंट जो वैल्यूज हम लेकर चल रहे हैं उनको आप एज्यूम करना है हमें कि यहाँ ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, डीएल का मतलब क्या है। तो वो अगर आपको टॉपिक को अगर आप समझ लेते अच्छी तरह से तो वो आपको पता चल जाएगी, आप उसमें लिख लेंगे। कोई और बात, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन आ गया किसी डायग्राम में, तो देख के हमें बनाना है तो आप उसे अपनी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तीसरा, फिर इसका समाधान मैंने बैठकर 1.5 महीने बैठकर खुद नोट्स लिखे हैं, जो 1 से 8 तक के चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है इसका उसको कंप्लीट कर दिया गया है, वो आप मंगवा सकते हो। वो वीडियो में मैं नंबर डाल देता हूँ नीचे टाइमलाइन एक शॉप के, तो उनको दे रखे हैं, तो वो आपसे कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ओनली फोटोकॉपी का और जो आपका उनका वो लगेगा वहां भेजने का, तो वो उतने में ही आपको 300-400 रुपये मुश्किल से लगेंगे शायद, वो आप उनसे संपर्क कर ले तो वो आप मंगवा सकते हैं अगर दिक्कत हो बढ़ाने में तो, और खुद बढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जैसे थोड़ी बहुत थ्योरी आती है
उनको आप समझ लें। ज्यादा दिक्कत है तो जैसे थ्योरी को समझाई जाती है उसको रोक कर आप उसको थोड़ा सा रफ में लैंग्वेज दे दें, बाद में थोड़ा सा और उसको पढ़ के इम्प्रूव करके कुछ लैंग्वेज आपको चेंज करनी है तो चेंज करके या किसी बुक की हेल्प लेकर आप उसको एज ए नोट्स जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या है तो हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, जिससे कन्वर्टिंग में अपलोडिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है, और जो काम में वो 8 घंटे 9 घंटे लगते हैं वो काम 3 घंटे में या 2.5 घंटे में इतने में हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा कम किया गया है। अब इसको आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, जहां भी ज्यादा टिपिकल बातें आती है वहां तो अपने नोट कर लेते हैं। सिंपल वैल्यूज जो रहती है थ्योरेटिकल उनको आप खुद हैबिट डालें तो दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन में किसी तरह की। तो पी पर बीएल अल्पांश के कारण डीबी चुंबकीय क्षेत्र को 2 घटकों में विभाजित करते हैं। डीबी cos थीटा कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, और डीबी sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट बोलते हैं और इसको वर्टिकल पार्ट। अब आगे तो आप थोड़ा सा लिख इसके अंदर क्या लिखेंगे कि इसी प्रत्येक अल्पांश का विपरीत अल्पांश विद्यमान होगा, जिसके कारण यहाँ इन अल्पांशों के क्षैतिज घटक एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक डीबी साइन थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परिणामी मान हमें इनके द्वारा प्राप्त होता है। ये दिखाई दे रहा होगा, देख लेता हूं, ठीक है। तो अब अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू, या चुंबकीय क्षेत्र ये लिख दें, dB क्या आएगा, साइन थीटा। कौन से घटक, सारे साइन थीटा घटक आ जाएंगे dB के साथ, और फिर इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। ये dB की वैल्यू है तो ये समीकरण 1 से ये dB की वैल्यू है, समीकरण 1 का मान रख दो, समीकरण 1 का मान रखने पर कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देंगे, समाकलन हो करते साथ में। इसका समाकलन करते इस वैल्यू को रखें तो आ जाएगा b इज इक्वल टू dB के साथ साइन थीटा भी लगा देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना भी इतना काम करने के बाद फिर साइन थीटा आ जाए तो कोई ये सोचो कि साइन थीटा तो आ ही रहा है, तो इतना करने क्या जरूरत है, डायरेक्ट यहीं से वैल्यू पुट कर दें तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो अधूरा काम होगा, गलत होगा। तो b की जो वैल्यू है वो क्या देगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब आप यहाँ साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, dl आप देखो dl आ गया, हमने इसकी सर्कमफेरेंस पे परिधि पर ली है तो इसकी परिधि जो वो क्या हो जाएगी 2 पाई r यानी 2 पाई a हो जाएगी, ठीक है। r वहां कौन सी दूरी है जहां से ज्ञात कर रहे हैं, तो r की जगह क्या रखना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सारी वैल्यू रख देते हैं अपने इसके अंदर, समीकरण पर दे देते हैं इसे 2, और यहाँ सबसे पहली बात तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, a अपॉन r आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या देगा a अपॉन r। r की वैल्यू बाद में एक साथ पुट कर देंगे। दूसरी बात dl का जो इंटीग्रेशन हो क्या देगा 2 पाई a। अब समीकरण 2 में मान रख देंगे, समीकरण 2 से b इज इक्वल टू म्यू नॉट i आ गया अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू रख दें क्या है a अपॉन r
और बच गया dl। अभी dl का मान रख दे 2 पाई है, यहाँ क्यों हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I a अपॉन r क्यूब इंटू 2 पाई a। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 a स्क्वायर और ये आ गया r क्यूब। इस वैल्यू में अब b की वैल्यू आप यहाँ सॉरी r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ क्या रख दें r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट का मतलब ये होता है ये रखेंगे और इसकी होल पावर 3 है तो कितनी हो जाएगी 3/2। नाउ फाइनल वैल्यू b इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। जब आपको ये अक्ष पर पूछा जाए तो केवल आपको यहां तक सोल्व करना है। ये जो रिजल्ट है वो एक वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। ये आगे इसके फाइनल रिजल्ट। अब समझने के लिए इसमें एक स्पेशल केस हम अप्लाई कर सकते हैं और वो केस क्या है, वो केस क्या है कि अगर हमें कुंडली के केंद्र पे देखा समझने के लिए केवल, बाकी जरूरत नहीं है, जब अक्ष पर आ जाए तो यहाँ तक सोल्व हो गया, कंप्लीट हो गया, ये रिजल्ट है। यानी हमें क्या चाहिए, अक्ष पे कितनी दूरी पे ज्ञात करना वो चाहिए, त्रिज्या कितनी है वो चाहिए, करंट कितना वो चाहिए, वही 3 बातें चाहिए। वही मैंने आपको कहा था कि हमें त्रिज्या ज्ञात है, एक्स अक्ष पर इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें ज्ञात है और करंट कितना प्रोवाइड हो रहा है वो हमें ज्ञात है। एक बात और मैंने कॉमन बात करी थी पहले कि फेरों की संख्या की बात की थी हमने, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कहीं पर दिए गए हैं और हम नहीं लिखे, याद नहीं रहते, बार बार में इतना ध्यान नहीं दे, तो आप अंडरस्टूड समझे उसे कि नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करें। अगर फेरों की संख्या दे रखी है तो आप उसे n से गुणा कर देंगे। तो अगर इसके अंदर भी नया फॉर्मूला पड़ गया, ये भी फेरों की संख्या है तो दे दिए भी इतने फेरे इतने घुमा उस पे लगाए गए हैं टर्न्स वायर के, तो क्या हो जाएगा उस संख्या से और n से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट n से मल्टीप्लाई कर दो आप इसके लिख देना पड़ेगा। अब समझने के लिए एक बात की हमने कुंडली की अक्ष पर भी सॉरी सेंटर पर केंद्र पर भी हमने याद किया था, अक्ष पर हमने याद कर लिया, तो अक्ष पर जब याद कर लिया तो उससे हम सेंटर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अक्ष जैसे से नजदीक आएंगे तो सेंटर के करीब आ रहे हैं, और जब यहाँ पे x का मान 0 कर दे तो पहुंच गए, यही पहुंच गए वापस। ठीक है, इसलिए हम ये देख सकते हैं कि वही रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है, चेक कर सकते हैं, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। तो एक स्पेशल केस और आप इसमें नोट कर लें। स्पेशल केस क्या है, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल पे क्या होगा, यहां सेंटर पे क्या होगा, x की वैल्यू x विल बी 0 पुट कर दो आप उसमें, देन बाय इक्वेशन थर्ड क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x की वैल्यू 0 हो गई, a स्क्वायर की पावर कितनी करेंगे 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या वैल्यू आ गई म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2, a की पावर कितनी बच गई 3, तो 2 पावर कैंसिल हो गई, फाइनल वैल्यू क्या बची म्यू नॉट I अपॉन 2a। और ये रिजल्ट हमने पहले सोल्व किया था। तो अगर आपको इसकी सहायता से भी अगर सेंटर पर 2 कंडीशन देते हैं, मान लो अगर आपको ये कहते हैं कि इसी कुंडली की ये अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर ज्ञात कीजिए और उसकी त्रिज्या देते 5 सेंटीमीटर देते, करंट प्रोवाइड हो रहा है 10 एम्पियर, तो आपको इस फॉर्मूले के द्वारा निकालना पड़ेगा। कभी कभी 2 बिंदु दे देते हैं कि इसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर ज्ञात कीजिए तथा सेंटर पर ज्ञात कीजिए। तो सेंटर पर अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इससे वही फॉर्मूले में वापस पहुंच सकते हो, अगर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हो। ये अपने बायो-सावर्ट्स के जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है, जब भी पूछा जाता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कर ले। बाकी दोनों भी ठीक है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट ये है इसका, तीनों में से मोस्ट अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये 70 में। तब तक आप इसको रिवाइज करें, लिख कर देखें और पढ़ते हैं। धन्यवाद।